ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल मेमोरी, एनी कंप्यूटर मेमोरी। किसी भी कंप्यूटर मेमोरी के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल एंड देन वी विल गो टू द discussion of cache memory and its different methods. So first of all, first characteristic is the location, that where does the memory lie. ठीक है, मेमोरी आपकी कहाँ पे लाई करे। लोकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास मेमोरी जो है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, राइट। लोकेशन मीन्स कि मेमोरी आपकी इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल या एक्सटर्नल से क्या मुराद है कि इज इट इंटरनल टू द सीपीयू और इज इट आउटसाइड द सीपीयू। Then capacity is also an important characteristic of memories। कि capacity आपकी memory की क्या है, KBs में है, MBs में है या GB में है, it depends upon the type of memory which we use। Then what is the unit of transfer for your memory, कि आपकी जो memory, जो भी जिस भी memory की बात हो रही है उसका unit of transfer क्या है। unit of transfer का क्या मतलब होता है कि एक साइकिल में, एक क्लॉक साइकिल में आपकी जो मेमोरी है वो डेटा को कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ डेटा इज ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, इन वन क्लॉक साइकिल कितने डेटा को वो ट्रांसफर कर सकती है। 1 बाइट, इधर 1 बाइट, 2 बाइट्स और 4 बाइट्स और सम ब्लॉक ऑफ मेमोरी मींस मोर देन 4 बाइट। ठीक, कितना डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ ट्रांसफर। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। देन एक्सेस मेथड, कि हम जब मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं तो किस तरह से हम मेमोरी को एक्सेस करें। इधर इट इज सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस और एसोसिएटिव एक्सेस, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सेस मेथड्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। देन परफॉर्मेंस ऑफ मेमोरी, कि आपकी मेमोरी की परफॉर्मेंस क्या है, इज इट फास्ट, इज इट स्लो और इट इज मीडियम, इसकी परफॉर्मेंस को हम डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इज द फिजिकल टाइप एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मेमोरी, कि आपकी जो मेमोरी है उसकी फिजिकल टाइप क्या है, यानी कि वो टेप ड्राइव है, वो डिस्क है या वो कोई मैग्नेटिक डिस्क है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड देन हाउ दिस मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड, कि ये जो मेमोरी है ये ऑर्गेनाइज किस तरह है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बाइट ऑर्गेनाइज्ड है, वर्ड ऑर्गेनाइज्ड है। बाइट ऑर्गेनाइज का मतलब है क्या है कि एक लोकेशन में एक बाइट स्टोर हो रहा है। वर्ड ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि एक मेमोरी लोकेशन में एक वर्ड स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास चीजें हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बताती है कि जो आपकी मेमोरी है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई है, राइट। ओके, देन लोकेशन। अब हम देखिए, अभी हमने लास्ट स्लाइड में जितनी भी चीजें, लोकेशन, कैपेसिटी, यूनिट ऑफ ट्रांसफर, एक्सेस मेथड, परफॉर्मेंस, ये सब चीजें हमने यहाँ वन बाय वन देखी। अब हम इसको सेपरेटली देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोकेशन। What is the location of memory? Either it is CPU, either it is internal or external। CPU का मतलब है कि is it within the CPU or is it internal to the means के आपके motherboard पे है वो, और external to the यानी कि ऑन चिप नहीं है, ऑफ चिप है। एक्सटर्नल का मतलब कि ऑफ चिप है, ठीक है। इंटरनल का मतलब है कि वो ऑन चिप है आपकी मेमोरी। सीपीयू में अगर इंटरनल टू द सीपीयू भी नहीं है तो वो एटलीस्ट ऑन चिप है। जहाँ पे आपकी सीपीयू है वहीं पे आपकी मेमोरी भी है। और एक्सटर्नल का मतलब ये है कि इट इज आउटसाइड द सीपीयू एंड योर प्रोसेसर चिप। ठीक, देन वी हैव कैपेसिटी। कैपेसिटी में क्या चीज आ जाती है कि वर्ड साइज एंड हाउ मच वर्ड्स कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, सबसे पहले कि कैपेसिटी को हम देखते हैं तो वर्ड साइज को हम देखेंगे। द नेचुरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड क्या चीज है, वर्ड इज द नेचुरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी मेमोरी जिस तरह से भी ऑर्गेनाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारी मेमोरी जो है वो कोई भी हमने मेमोरी हम अज्यूम करें एंड दैट मेमोरी इज organized like this, so this is called word। ये जो एक इसकी लोकेशन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको वर्ड कहेंगे। ठीक है,
वर्ड का क्या मतलब है कि आपकी नेचुरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि आपका एक वर्ड यहाँ पे स्टोर होगा, एक वर्ड यहाँ पे स्टोर होगा और एक वर्ड आपका यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वर्ड्स और बाइट्स। अच्छा, नंबर ऑफ वर्ड देखिए, वर्ड जो है ना वो बाइट नहीं होता, बाइट तो 8 बिट ही होता है, ठीक है ना। बाइट हम इसको कहते हैं जो 8 बिट है। वर्ड का मैं आपको पहले भी कई दफा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वर्ड क्या चीज होती है। वर्ड में भी मेड अप ऑफ मल्टीपल बाइट्स, ठीक है ना। किसी कंप्यूटर में, किसी प्रोसेसर में आपका जो वर्ड है वो 1 बाइट का भी हो सकता है, किसी में ये 2 बाइट, समझे ये भी 1 बाइट है और ये 1 बाइट है, तो 2 बाइट, 2 बाइट का भी एक वर्ड हो सकता है। किसी प्रोसेसर में 4 बाइट वर्ड हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि उसका नेचुरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस मेमोरी का वर्ड साइज क्या है, राइट। देन वी हैव यूनिट ऑफ ट्रांसफर के हमारी जो मेमोरी है उसका यूनिट ऑफ ट्रांसफर क्या है। यस, यूनुस ने क्वेश्चन किया है कि एक जो बॉक्स होगा या जो एक लोकेशन होगी वो एक नेचुरल यूनिट होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। जो एक लोकेशन होगी मेमोरी की वो उसका एक नेचुरल यूनिट होगा, ठीक है। अब उस लोकेशन पे उस नेचुरल यूनिट में 1 बाइट भी स्टोर हो सकता है, 2 बाइट भी स्टोर हो सकते हैं, 4 बाइट्स भी स्टोर हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। Then we have unit of transfer, right? Unit of transfer for internal memory is usually governed by data bus width. कि आपकी डेटा बस की विड्थ क्या है, ठीक है। जो आपकी डेटा बस की विड्थ होगी वही आपका यूनिट ऑफ ट्रांसफर होगा। मीन्स कि अगर 16 बिट डेटा बस है तो आपका यूनिट ऑफ ट्रांसफर भी 16 बिट होगा फॉर इंटरनल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी के लिए क्या होगा कि यूजुअली इट इज अ ब्लॉक विच इज मच लार्जर देन अ वर्ड। एक्सटर्नल मेमोरी में आपका जो की जो है बस विड्थ डिफाइन नहीं करी होगी क्योंकि उसके लिए हमारे पास जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है वो जिस तरह से कनेक्ट होगी आपके सिस्टम के साथ, तो वो आपकी ना सिर्फ एक सिंगल वर्ड को ट्रांसफर करेगी बल्कि वो ब्लॉक को ट्रांसफर कर रही होगी, ठीक है। ब्लॉक ट्रांसफर होता है बिटवीन एक्सटर्नल मेमोरी एंड सीपीयू। और ब्लॉक ट्रांसफर का मतलब यह है कि इट इज नॉट ओनली अ वर्ड, इट इज देयर आर मल्टीपल वर्ड्स इन अ ब्लॉक, ठीक है ना। ब्लॉक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कि एक ब्लॉक में 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स भी हो सकते हैं और 6 वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो वो एक ब्लॉक बन जाता है। देन एड्रेसेबल यूनिट, स्मॉलेस्ट लोकेशन विच कैन बी यूनिकली एड्रेस्ड। एड्रेसेबल सॉरी आपका ये एड्रेसेबल यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट लोकेशन दैट कैन बी यूनिकली एड्रेस्ड। एड्रेसेबल यूनिट इसी को हम कह रहे हैं कि जो हमने कहा ना कि वर्ड साइज है, ठीक है, तो वही एड्रेसेबल यूनिट होता है उसका, विच इज वर्ड इंटरनली, ठीक है। वर्ड लिखा हुआ है ना कि इंटरनल जो आपकी मेमोरी है उसका जो आपका एड्रेसेबल यूनिट होता है वो हमेशा वर्ड ही होता है। जो भी आपके प्रोसेसर का वर्ड साइज है वही उसकी इंटरनल मेमोरी का एड्रेसेबल यूनिट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लोकेशन दैट कैन बी यूनिकली एड्रेस्ड, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो एक मेमोरी लोकेशन है उस पर एक वर्ड स्टोर होगा, ठीक है। एक मेमोरी जो पर्टिकुलर फिजिकल मेमोरी लोकेशन है उस पर एक वर्ड स्टोर होगा और वो जो वर्ड होगा वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट लोकेशन विच कैन बी यूनिकली एड्रेस्ड। देन एक्सेस मेथड्स। अच्छा यूनुस, आपने जो क्वेश्चन किया ना इंटरनल और एड्रेसेबल, देखिए एड्रेसेबल यूनिट का मतलब ये है कि हम किस तरह से एड्रेस करें अपने डेटा को, और इंटरनल का मतलब है कि इंटरनल मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है ना। इंटरनल मेमोरी की बात हुई तो इंटरनल और एड्रेसेबल यूनिट कंफ्यूजिंग टर्म नहीं है, अलग अलग टर्म्स हैं दोनों, बिल्कुल ठीक है। एड्रेसेबल मैं आपको यहाँ पे एक दफा ड्रॉ कर लेती हूँ। एक मिनट,
एड्रेसेबल यूनिट का मतलब है कि ये यूनिट, ठीक है। अब ये यूनिट जो है इसका वर्ड साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका वर्ड साइज 2 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है, राइट। तो ये क्या चीज़ है आपका, ये इसका एड्रेसेबल यूनिट हो गया। और इंटरनल या एक्सटर्नल से क्या मुराद है कि इधर दिस मेमोरी इज इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। ये इंटरनल मेमोरी है या ये एक्सटर्नल मेमोरी है, तो वो एक अलग चीज़ है। और एड्रेसेबल यूनिट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी जो हम यूज़ करते हैं, वट एवर टाइप इट इज़, किसी भी टाइप की जो मेमोरी हो, मीन्स के वो रजिस्टर भी हो सकते हैं, वो टेप ड्राइव भी हो सकती हैं, वो CD DVD भी हो सकती है। तो उसमें एक्सेस मेथड्स क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ नंबर 1 इज द सीक्वेंशियल एक्सेस, which is the very old technique. Sequential access क्या है? Start at the beginning and read through in order. Access time depends on location of data and previous location. For example, tape drives. अगर टेप ड्राइव्स आपको याद हो तो जो आपके टेप रिकॉर्डर्स होते थे, ठीक है, पहले आजकल तो टेप रिकॉर्डर्स मतलब ऑब्सोलीट हो गए। टेप रिकॉर्डर्स के अंदर जो हम कैसेट्स प्ले करते थे, उसके अंदर जो ड्राइव होती थी वो उस तरह की टेप ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। उसको हम टेप ड्राइव कहते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेप ड्राइव। तो टेप ड्राइव जो होती है उसके अंदर आपके पास सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। अब सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये मेमोरी के ब्लॉक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेप ड्राइव, और इसके अंदर मेमोरी में इस तरह से डेटा स्टोर्ड है 1 2 3 4। अगर मुझे 4 को एक्सेस करना है तो आई विल कम फ्रॉम 1 देन टू 2 देन टू 3 एंड देन टू 4, इस तरह। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, सिंपल इज दैट। सीक्वेंशियल एक्सेस का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 4 लोकेशन है और आपको नंबर 4 पे जाना है तो आपको 1 2 3 4 सबको देखते हुए जाना होगा, एंड देन यू विल रीच 4, ठीक है। तो इसका जो एक्सेस टाइम है, एक्सेस टाइम का मतलब कि इस मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में हमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। तो इस सीक्वेंशियल एक्सेस में एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ डेटा एंड प्रीवियस लोकेशन, ठीक है। कि इस डेटा की अपनी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं 4 को एक्सेस करना चाह रही तो 4 खुद किस जगह पर है, मतलब 4 कौन से नंबर पर आ रहा है, और प्रीवियसली मैं कहाँ पे थी। अगर प्रीवियसली मैं 1 पे थी तो मुझे 4 तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1 2 3 4, राइट। अगर सीक्वेंशियल एक्सेस में मैं प्रीवियसली खुद ही पहले से 3 पे थी, मैंने इससे पहले 3 को एक्सेस किया था, तो 4 तक आने में मुझे कम टाइम लगेगा, 3 से मैं डायरेक्ट 4 पे आ जाऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ डेटा, एक तो उसकी अपनी लोकेशन एंड प्रीवियस लोकेशन, कि प्रीवियसली वो कहाँ था। अगर पहले मैं 1 पे होती तो 4 तक आने में मुझे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता, अगर मैं पहले 3 पे थी तो मुझे 4 तक आने में कम टाइम कंज्यूम होगा, राइट। सो द एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस इज द tape drive. Then we come to the direct access. डायरेक्ट एक्सेस में हमारे पास क्या होता है कि इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैव यूनिक एड्रेस, हर ब्लॉक का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। एक्सेस इज बाय जंपिंग टू विसिनिटी प्लस सीक्वेंशियल सर्च, ठीक है। एंड एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड प्रीवियस लोकेशन। इसमें भी आपका जो एक्सेस टाइम है वो प्रेजेंट लोकेशन और प्रीवियस लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। और एक्सेस किस तरह हो रहा है, इसमें एक्सेस मेथड क्या है, क्योंकि इसकी एग्जांपल डिस्क ड्राइव है। डिस्क ड्राइव में हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस होता है। अब अगर आपको डिस्क ड्राइव का ऑपरेशन थोड़ा सा याद हो तो जो डिस्क ड्राइव होती हैं हमारे पास वो इस तरह होती हैं, सर्कुलर, ठीक है ना। डिस्क ड्राइव कैसे होती है, एक सर्कुलर सी होती है और उसके ऊपर एक हैंड इस तरह का होता है, कोई एक पिन होती है, ठीक है ना। इस तरह ये यहाँ पे मूव कर रही होती है, डिस्क मूव कर रही होती है, और ये जो इसके ऊपर एक पिन सी होती है ये इसको रीड कर रही होती है डेटा को डिस्क में से, ठीक है। और आपको पता है कि डिस्क के अंदर क्लस्टर्स और सेक्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है इस तरह से, ठीक। डिस्क में इस तरह आपके पास सर्कुलर रिंग्स बने हुए होते हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो आप जब इसको एक्सेस करते हैं तो क्या करते हैं, एक्सेस इज बाय जंपिंग टू विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब कि उसके आसपास का एरिया के जहाँ पे मेमोरी जो आपका डेटा है वो स्टोर होगा। विसिनिटी का मतलब है कि ये जो पिन है इसके थ्रू हम पहले किसी एक रिंग इस सर्कल को पॉइंट आउट करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो इस सर्कल में है, और फिर फर्दर सीक्वेंशियल एक्सेस करते हैं कि विद इन दिस सर्कल हमारा डेटा कहाँ पर है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में हम क्या करते हैं, एक्सेस इज बाय जंपिंग टू विसिनिटी। एक तो हम पहले इस पे जाएंगे कि कौन से वाले
इस रिंग में हमारा डेटा है, और जब उस रिंग में जाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर में हमारा डेटा है, क्योंकि ये इस तरह सेक्टर्स में आपकी डिवाइडेड होती है। अगर मैंने इसकी डायग्राम ऐड नहीं की है, मैं पीपीटी में ऐड कर दूंगी। इस तरह से हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब एक इस रिंग को उसने जो है वो एक्सेस कर लिया, उसके बाद वो देखता है कि कौन से सेक्टर में, दिस थिंग इज कॉल्ड द सेक्टर, कि कौन से सेक्टर में हमारा डेटा है। तो देन सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। एक्सेस इज बाय जंपिंग टू विसिनिटी प्लस सीक्वेंशियल सर्च। तो आपका इन दोनों मेथड से आपका डायरेक्ट एक्सेस होता है। एंड एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड प्रीवियस लोकेशन। जाहिर है लोकेशन और प्रीवियस लोकेशन पे क्यों आपका एक्सेस टाइम डिपेंड करेगा, वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल अभी मेरी लोकेशन यहाँ है, ठीक। अब मुझे जो दूसरा डेटा एक्सेस करना है वो इस लोकेशन पे एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जंप करना पड़ेगा एंड देन सीक्वेंशियल एक्सेस शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीवियस लोकेशन पे आपका डेटा की जो एक्सेस टाइम है आपका वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले यहाँ होती और फिर मुझे यहाँ पे डेटा एक्सेस करना पड़ता, तो मुझे यहाँ से यहाँ जंप करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस जगह से इस पॉइंट पे जंप करने में कम टाइम लगेगा। तो क्या हो रहा है कि आपकी जो एक्सेस टाइम है वो डिपेंड कर रहा है ऑन लोकेशन एंड प्रीवियस लोकेशन। Then we have random access. In random access, individual addresses identify locations exactly. Access time is independent of location or previous access. For example, RAM. रैंडम एक्सेस बहुत सिंपल है। रैम जो हम हर वक्त पढ़ते आ रहे होते हैं, रैम को हम बार बार इस तरह से शो कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास एक मेमोरी है और इसमें लोकेशंस हैं एंड एवरी लोकेशन इज आइडेंटिफाइड बाय अ डिफरेंट एड्रेस, ठीक है ना। इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 10001 कर लें इसको, ठीक है, एंड देन सो ऑन। तो ये एड्रेसेस होते हैं इसके। हर लोकेशन का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है और उस पर कोई जो भी डेटा स्टोर होना है आपका वो स्टोर होता है। एंड एक्सेस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन और प्रीवियस एक्सेस। क्यों एक्सेस टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। जो लोकेशन गिवन है वहीं पे जाके प्रोसेसर आपका डायरेक्टली एक्सेस करेगा, उसको कोई सिक्वेंशियल एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, या विसिनिटी को पहले फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। डायरेक्टली जो लोकेशन गिवन है उस लोकेशन को एक्सेस कर लें। देन देयर इज एसोसिएटिव और एसोसिएटिव एक्सेस। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, डेटा इज लोकेटेड बाय अ कंपैरिजन विद कंटेंट्स ऑफ अ पोर्शन ऑफ द स्टोर। एक्सेस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन और प्रीवियस एक्सेस। इसमें भी क्या हो रहा है कि ये जो मेथड है एसोसिएटिव एक्सेस मेथड जो है वो कैश मेमोरी में यूज होता है। इसको हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम कैम भी कहते हैं। कैम मींस कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, मींस के एड्रेस फाइंड डेटा को फाइंड आउट करने के लिए हमें एड्रेस के बजाय जो उसका कंटेंट है उसको मैच करना होता है, ना कि हम एड्रेस को मैच करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एड्रेसेस होते हैं ना हमारे पास, हम कहते हैं ये फिजिकल इसके एड्रेसेस हैं और यहाँ पे आपका डेटा है। डेटा को हम कंटेंट भी कह सकते हैं, ठीक। अब फॉर एग्जांपल इसका कंटेंट है ए बी सी डी, ठीक। यहाँ पे कंटेंट है डी ई एफ और यहाँ पे कुछ और कंटेंट है एक्स वाई जेड लेट्स से, ठीक है। तो अब हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सीडी, ये लोकेशन के बजाय हमने इसके कंटेंट को ही पिकअप कर लिया, ठीक है। और इसका जो कंटेंट है सीडी मींस कि अब उसको सीडी चाहिए, प्रोसेसर को असल में ये पूरा वर्ड चाहिए ABCD, सही। लेकिन वो सर्चिंग कैसे करेगा, वो सीडी को फाइंड आउट करना शुरू कर देगा और जहाँ पे उसको यहाँ सीडी मिल जाएगा इसका मतलब है कि ये पूरा वर्ड ये इसको एक्सेस करना था और इस पूरे वर्ड को वो एक्सेस कर लेगा। तो एक्सेस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन और प्रीवियस एक्सेस, ठीक है। लोकेशन या प्रीवियस एक्सेस से पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इससे सिर्फ फर्क किस पे पड़ रहा है, डेटा के ऊपर, कि उसने कंटेंट को ही मैच कर लिया। कंटेंट का कुछ पोर्शन था जो पहले से उसको पता था और उस पोर्शन को उसने मैच कर लिया किससे, कंटेंट ऑफ द मेमोरी से। तो इसको हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं कि हम अपने डेटा को फाइंड आउट करने के लिए उसके एड्रेस के बजाय खुद डेटा का एक पोर्शन यूज कर रहे होते हैं,
ठीक है, उसका जो एक डेटा का पोर्शन है वो एज एन एड्रेस एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो है वो इसमें हम एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोकेशन को भी एक्सेस कर लेते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, और ये किसमें आपके पास यूज होता है, कैश मेमोरी में यूज होता है आपके पास। अच्छा देखें, यूनुस ने क्वेश्चन किया कि ये सीक्वेंशियल हो गया। देखें ये सीक्वेंशियल नहीं है बेटा। सीक्वेंशियल में क्या हो रहा था कि हम एड्रेसेस को देख रहे थे, और फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं इसको भी सर्च करूंगी, इसको भी सर्च करूंगी और इसको भी सर्च करूंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सेस की तरह होता है कि बल्कि रैंडम की तरह होता है, ठीक है। ये रैंडम एक्सेस की तरह होता है, लेकिन रैंडम एक्सेस में क्या हो रहा था कि हम एड्रेस पे डायरेक्टली जंप कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे वो सिमिलर कंटेंट है उस पर हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं, ठीक। जो हमारे कंटेंट रिक्वायर्ड है, उस जैसा कंटेंट जिस ब्लॉक में हमें नजर आ रहा होगा उसी ब्लॉक पे हम डायरेक्टली जंप कर लेंगे। तो ये सीक्वेंशियल नहीं हुआ, ये रैंडम की तरह होगा। लेकिन रैंडम में एड्रेसेस यूज हो रहे थे, यहाँ पे कंटेंट ऑफ डेटा खुद ही यूज हो रहा है एज एन एड्रेस, तो हम इसको कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। देन वी विल डिस्कस मेमोरी हायरार्की। अच्छा जी, मेमोरी हायरार्की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वी कैन इजीली cover this slide. Registers, registers are internal to the CPU, ठीक है। मेमोरी हायरार्की में हमारे पास नंबर 1 पे क्या आता है, लेवल 0 जिसको हम कहते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, एंड दे आर इंटरनल टू द CPU। देन इंटरनल और मेन मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं, इट में इंक्लूड 1 और मोर लेवल्स ऑफ कैश। तो जो कैश के लेवल्स हैं वो भी इंटरनल मेमोरी में ही आते हैं। मेन मेमोरी यानी रैम और कैश दोनों इंटरनल मेमोरी में आते हैं। और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या चीज़ आती है, जो कि रैम के अलावा जो भी हमारे पास डिस्क स्टोरेज या जो भी डिस्क ड्राइव्स वगैरह हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज में आती है। Then we have discussed this memory hierarchy diagram. इस डायग्राम में क्या चीज़ है आपके पास, टॉप लेवल जिसको हम इन बोर्ड मेमोरी भी कहते हैं, इट हैज रजिस्टर्स, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। कैश मेमोरी को हम डिस्कस करेंगे, रजिस्टर्स को हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देन आउटबोर्ड स्टोरेज, आउटबोर्ड स्टोरेज में आपके पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक डिस्क, CD रोम, CD रीड राइट, और ये DVD एंड DVD रैम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन ऑफलाइन स्टोरेज में आपके पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक टेप ड्राइव, ठीक है। And then this is all about the memory hierarchy, and then we go towards the performance. अब हर एक की परफॉर्मेंस को हम डिस्कस करते हैं। एज वी हैव डिस्कस एवरी टाइप ऑफ मेमोरी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द परफॉर्मेंस। एज वन गोज डाउन द हायरार्की द फॉलोइंग अकर, डिक्रीजिंग कॉस्ट पर बिट, ठीक है। अगर आप डाउन द हायरार्की जाएं, डाउन द हायरार्की का मतलब है फ्रॉम रजिस्टर टू एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर आप जाते हैं, रजिस्टर आया, फिर आपके पास कैश मेमोरी आएगी, फिर रैम आएगी, फिर आपके पास हार्ड डिस्क आएगी, एंड देन फर्दर एक्सटर्नल स्टोरेजेस आएंगे आपके पास, ठीक है। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट पर बिट का मतलब ये है कि रजिस्टर में आपकी जो एक बिट को स्टोर करने की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, रैम में जो कॉस्ट है वो उससे थोड़ी कम होती है, एंड देन एक्सटर्नल स्टोरेज में एक बिट को स्टोर करने की कॉस्ट सबसे कम होती है। दिस मीन्स डिक्रीजिंग कॉस्ट पर बिट। जैसे जैसे आप डाउन द हायरार्की जा रहे हैं, इसी तरह इंक्रीजिंग कैपेसिटी है। डाउन द हायरार्की आप जाएंगे तो नंबर 1 पे क्या आएगा, रजिस्टर। रजिस्टर की कैपेसिटी सबसे कम है, फिर उससे थोड़ी ज्यादा कैश मेमोरी की कैपेसिटी है, उससे थोड़ी ज्यादा रैम की कैपेसिटी है, उससे थोड़ी ज्यादा आपकी डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी है, उससे मतलब काफी ज्यादा एक्सटर्नल स्टोरेज की जो कैपेसिटी एज कम्पेयर टू अदर्स ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कैपेसिटी हो रही है, ठीक है, एज वी गो डाउन द हायरार्की। देन इफ वी गो डाउन द हायरार्की, इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम, फिर एक्सेस टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, रजिस्टर्स का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, कैश का एक्सेस टाइम उससे थोड़ा ज्यादा होता है, रैम को एक्सेस करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू रजिस्टर एंड कैश, ठीक है ना। इसी तरह एक्सटर्नल स्टोरेज को एक्सेस करने में हमें इन बाकी सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम एज वी गो डाउन द हायरार्की। देन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस ऑफ द मेमोरी बाय द प्रोसेसर,
कि मेमोरी जिस मेमोरी को प्रोसेसर एक्सेस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम कैसे हो रही है, मतलब कि जो प्रोसेसर है वो आपका सबसे ज्यादा किसको एक्सेस कर रहा होता है, रजिस्टर्स को, उसके बाद कैश को, उसके बाद रैम को, एंड देन लास्ट में वो एक्सटर्नल स्टोरेज को एक्सेस कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो हर वक्त एक्सटर्नल स्टोरेज को एक्सेस कर रहा है या वो हर वक्त रैम को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, जो चीज उसे रिक्वायर्ड होती है वो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास कैश मेमोरी में आ चुकी होती है। ठीक है, ड्यू टू द एल्गोरिथम, जिससे उसको पता होता है कि रैम से क्या चीज कैश मेमोरी में लोड होनी है, तो वो पहले से कैश मेमोरी में मौजूद होती है। तो ज्यादा एक्सेस प्रोसेसर किसको कर रहा होता है, रजिस्टर्स को और कैश मेमोरी को। So this is called the decreasing frequency of access of the memory by the processor. Then access time, this is the time between presenting the address and getting the valid data. Access time का असल मतलब क्या है, जो हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि access time पे ये चीज डिपेंड, access time इस पे डिपेंड करेगा, access time इस पे। तो access time खुद है क्या चीज, it is the time between presenting the address, means presenting the address to whom, to the address bus. ठीक है, जितनी देर में प्रोसेसर लेगा एड्रेस को एड्रेस बस पे प्रेजेंट करने के लिए एंड गेटिंग द वैलिड डेटा, और वो डेट आपका एड्रेस जाके मेमोरी में लोकेट होगा और वहां से आपका डेटा डेटा बस पे लोड होगा और वो डेटा प्रोसेसर को रिसीव होगा। दैट इज कॉल्ड द एक्सेस टाइम। उस इस सारे प्रोसेस में जो भी टाइम कंज्यूम होगा दैट इज कॉल्ड द एक्सेस टाइम। ठीक है, एक्सेस टाइम क्या चीज है, टाइम बिटवीन प्रेजेंटिंग द एड्रेस टू द एड्रेस बस एंड गेटिंग द वैलिड डेटा, राइट। Then we have memory cycle time. Memory cycle time क्या है, time may be required for the memory to recover before next access. So the cycle time is access plus recovery time. ठीक है, देखिए मेमोरी क्या चीज है, मेमोरी में आपके पास क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है, आपने डीएलडी में पढ़े होंगे, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, ये चीजें क्या होती हैं, मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं। तो आपके जो बिट्स हैं वो किस तरह स्टोर होते हैं, इन्हीं कंपोनेंट्स में स्टोर हुए हुए होते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल माइनर से ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ही होते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो उसको डेटा को एक्सेस करने में और उसको डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में क्या हो सकता है, टाइम कंज्यूम होता है, और उसको वापस अपनी स्टेट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा डिले आता है। ठीक है ना, उस डिवाइस को या उस कंपोनेंट को अपनी स्टेट में, अपनी स्टेबल स्टेट में वापस आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो उसको हम कहते हैं रिकवरी टाइम, कि उस कंपोनेंट ने रिकवर किया और फिर उस कंपोनेंट ने वो रेडी हो गया दोबारा से डेटा प्रोवाइड करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड रिकवरी टाइम। तो मेमोरी साइकिल टाइम हम इसको किसको कहेंगे, एक्सेस टाइम प्लस रिकवरी टाइम, के डेटा को प्रेजेंट करने में और डेटा को वहां से लेने में, प्लस रिकवरी ऑफ द कंपोनेंट्स, कि उन कंपोनेंट्स ने डेटा को जो है वो प्रोवाइड किया प्रोसेसर को और फिर वो कंपोनेंट्स रिकवर हो गए नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द साइकिल टाइम। ठीक है, साइकिल टाइम इज एक्सेस प्लस रिकवरी। Then we have transfer rate. Transfer rate is the rate at which data can be moved. This is simple. ठीक है ना, ट्रांसफर रेट इज सिंपल कि आपका डेटा जो है वो किस रेट पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, 1 बाइट पर साइकिल हो रहा है या 2 बाइट्स पर साइकिल हो रहा है, या किस तरह डेटा आपका किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि पर यूनिट टाइम किस तरह आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो दीज वर द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, राइट। एंड देन वी विल डिस्कस physical types and characteristics, and then we will move towards the next topic, but this is all for the introduction.